कहानी खुद के लिए एक खत। सुबह सुबह उस दिन मैं बीच आंगन में लेटी थी। किसी ने मेरे ऊपर सफेद चादर तान दी थी। आसपास बैठे सभी लोग न जाने क्यों रो रहे थे। मेरा परिवार ऐसे विलाप कर रहा था जैसे कि घर में कोई मर गया हो। तभी मुझे अपनी पड़ोसी सीमा का स्वर सुनाई दिया। हाय कमला जीजी, काहे चली गई? अबे तो नाती नतन को ब्याह देखने तो आपको। कल शाम जीजी हमें मंदिर जाती मिली थी। बेचारी हमसे गले लग के कह रही थी, सीमा एक तुम आई हो जो हमारा दुख दर्द समझती हो, बाकी तो सब मोह माया है। कल शाम? मैं तो कल शाम किटी पार्टी में गई थी, मंदिर तो मैं गई ही नहीं। तो फिर यह सीमा झूठ क्यों बोल रही है? मैं ये सोच ही रही थी कि तभी दूध वाला दाखिल हुआ। वैसे तो वह रोज मुझसे किटपिट करता था क्योंकि मैं उसका दूध और पानी का राज जो खोल देती थी। पर आज, अरे अम्मा जो का होगा ओ राम, जे कब मर गई अम्मा। आज तो 6 महीना के दूध को हिसाब करने हतों और अम्मा ने तो जिंदगी भर को हिसाब खत्म कर दाओ। 6 महीने का दूध का हिसाब झूठ है, कल तक का सारा हिसाब क्लियर है, फिर झूठ क्यों बोल रहा है? मैं उस पर चिल्लाते हुए बोली। तभी मेरे बिजली विभाग वाले सारे रिटायर्ड कर्मचारी दाखिल हुए। सब एक एक कर मेरी फोटो पर माला चढ़ाने लगे। मैं अपनी माला लगी तस्वीर को देखकर गुर्राई, ये कैसी तस्वीर लगा रखी है मेरी? अरे इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं मेरी, कोई अच्छी तस्वीर लगाओ। पर मेरा कहना किसी ने नहीं सुना। तब मेरा दिमाग ठनका। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अब तो मैं यमलोक की यात्रा को निकल ली। पर मेरी आत्मा को लेने अभी तक यम या यम के कोई दूत नहीं आए थे। तभी अपनी मृत्यु का सच स्वीकार करते हुए मैंने सोचा, जब तक यमलोक से मेरी आत्मा को लेने कोई आता नहीं, तब तक मैं अपनी मौत के मातम का आनंद लेती हूँ। देखती हूँ मुझे कौन कितना याद कर रहा है। तभी बिजली विभाग की मेरी पुरानी सहकर्मी बोली, मन की बहुत साफ थी कमला, बिल्कुल इस कफन के जैसी बेदाग। वह मेरे ऊपर पड़े कफन को छूकर बोली, बहुत सीधी सादी महिला थी। बिजली विभाग का कोई काम नहीं आता था, सब हमसे ही तो सीखी थी। हम कब तुमसे काम सीखे? उल्टा हमने तुमको सिखाया है। झूठी, निकल मेरे मौत के मातम से। मैं जोर से चिल्लाए, पर यहाँ तो लोग जिंदा की नहीं सुनते, फिर मरे हुए की कौन सुनता। कुछ देर में एक और मेरे भूतपूर्व आशिकम मिजाजी सह कर्मचारी अपने मुंह का गुटखा संभालते हुए बोले, देवी थी, देवी भाई जैसा मानती थी, हमें राखी बांधती थी। किसी रक्षाबंधन में हम 500 रुपया से नीचे का उपहार नहीं देते थे कमला दीदी को। दीदी, हम कब इस लंपट की दीदी हो गए? ये तो उल्टा हमारे ऊपर ही डोरे डालता था। मुझे विधवा जानकर चाहे जब मुझसे शादी का प्रस्ताव रख देता था। और आज देखो मुझे सामने मरा हुआ देखकर कैसा बढ़िया बहन भाई का रिश्ता बना रहा है। अभी मेरी अर्थी उठी भी न थी कि मेरी नज़र घर के एक कोने में बैठे बच्चों पर चली गई। वे कोल्ड ड्रिंक्स और समोसों की पार्टी कर रहे थे। कुछ ही देर में राम नाम सत्य है का स्वर गूंजा और सब चल दिए शमशान भूमि की ओर। उसके बाद पूरे दिन लोग बाग आते जाते रहे। कब हुआ, क्यों और कैसे हुआ वाला वही घीसा पीटा सा सवाल सब पूछते, और उनके सवाल पर कभी बेटी तो कभी बहू। टेप रिकॉर्ड सी बज पड़ती। कल शाम सबके साथ बढ़िया खाना खाया। उसके बाद उनके पेट में जरा सा दर्द हुआ, फिर दर्द की दवा खाकर सो गईं। सुबह जब देर तक नहीं जागी तो देखा कि अम्मा नहीं रही, कहती हुई वे रो पड़ती। यहाँ आते जाते लोग बाग अपना शोक व्यक्त करते हुए मुझसे जुड़ी मनगढ़ंत कहानियां सुनाते रहे। जिसके मन में जो आ रहा था वह मुझे लेकर वही कह रहा था। शाम होते ही परिवार के सभी सदस्य एक साथ यह बहस करने बैठे कि मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे हो। अम्मा साफ कह रही थी हमसे कि उनका वो कीमती रानी हार उनकी बड़ी बहू यानी कि हम ही पहनेंगे। बड़ी बहू की इस बात पर छोटी बहू तपाक से बोली, अच्छा भाभी, लेकिन अम्मा तो बिल्कुल यही बात हमसे भी कहती थी। पर सच तो ये था कि हमने किसी से कुछ नहीं कहा था। कुछ ही देर में घर के कागजों को लेकर बहस शुरू हो गई। ये अम्मा तो बड़ी होशियार थी, वैसे तो कागजों का खूब काम जानती थी, पर देखो फिर भी अपनी वसीयत लिखकर नहीं गई। इस पर मेरी बेटी बोली, भाभी कैसी बातें करती हो? उन्हें पता था क्या कि वे कब मरने वाली हैं? वैसे अम्मा ने मुझे बताया था कि वे वसीयत में क्या क्या लिखने वाली थी। वे कहती थीं कि अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा वे मुझे भी देंगी। वाह रे परिवार, इनकी अम्मा मर गई और इन्हें जमीन जायदाद वसीयत चाहिए। तब ये तीनों छोटे छोटे से थे जब इनके पिता का देहांत हुआ था। उसके बाद मैंने अपने दोनों बेटों और बेटी को बिजली विभाग में नौकरी करके पाला था। अच्छी शिक्षा दी, पैरों पर खड़ा किया, शादी कराई। मेरा किया कुछ भी इन्हें याद नहीं है। इन्हें तो इस बात का दुख है कि अम्मा वसीयत क्यों नहीं लिख गईं। कुछ ही घंटों में घर का माहौल बदल गया। जहां मेरी मौत का मातम मनाया जा रहा था
वहीं अब प्रॉपर्टी को लेकर महाभारत छिड़ी हुई थी। इस लड़ाई में मेरे दोनों बेटे नीरज और धीरज, दोनों की पत्नियां, मेरी बेटी व दामाद थे। नीरज ने बहस के दौरान धीरज को धक्का मारा और वह मेरी तस्वीर पर जा गिरा और मेरी नींद टूट गई। जब मेरी आंख खुली तो उस वक्त आधी रात थी। सब शांति से सो रहे थे। मैं भी जीती जागती काया थी। ऐसा विचित्र सपना देखकर मैं डर गई थी। उसके बाद उस सपने के कारण मैं नहीं सो पाई। सुबह उजाला होते ही मैंने कागज कलम उठाकर अपने लिए एक खत लिखना शुरू किया। प्रिय, मैं कमला, जीवन की आपाधापी में तुमसे बात करने का कभी समय ही नहीं मिला, इसलिए आज मैं स्वयं के लिए एक खत लिख रही हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसी हूँ, इन सब सवालों का उत्तर सबसे बेहतर मेरे पास ही है। मैं आज ये खत लिखते हुए खुद से मुलाकात कर रही हूँ। मैं कमला हूँ, वह कमला जो बचपन में बेहद शरारती थी। वही कमला जिसमें अच्छाई के साथ साथ ढेर सारी खामियां भी हैं। मैं वही कमला हूँ जो परफेक्ट वाइफ, सुपर मॉम और अच्छी दादी नानी बनने के चक्कर में खुद को खोती रही। मैंने 25 सालों तक बिजली विभाग में काम किया। मैंने हर काम खुद सीखा। मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है। मैंने अपने जीवन के सारे कर्ज उतार दिए हैं। मैं 70 साल की एक विधवा हूँ, पर मैं मंदिर नहीं जाती। मैं तो किटी पार्टी में जाती हूँ। यह जरूरी नहीं है कि बूढ़ी हो गई इसलिए मंदिर ही जाऊं। मैंने अपने बच्चों के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं की। मैंने उन्हें पाल पोसकर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। यही क्या कम है। मेरे सारे कीमती जेवर और सामान मैं एक ट्रस्ट के नाम करके जा रही हूँ। चूंकि मेरे बच्चे अब बहुत संबल हैं, इसलिए आशा है कि उन्हें ये बात हजम हो जाएगी। मेरी इच्छा है कि मेरे मरने के बाद मेरी एक खूबसूरत सी तस्वीर लगे और उस शोक सभा में कोई मेरे लिए कुछ न बोले। बस उस दिन मेरी लिखी यह चिट्ठी पढ़ी जाए जिसमें असल में मैं ही हूँ, बिल्कुल वास्तविक। मैं इस चिट्ठी को पढ़ने और सुनने वाले उस हर शख्स से यही कहूंगी कि हर कोई अपने नाम एक खत जरूर लिखे जिसमें वो सच में वैसा ही हो जैसा वो था, ताकि आपके जाने के बाद लोग आपको अपने हिसाब से न बदलें। ये काम आप जितनी जल्दी से जल्दी कर सकते हैं करें, क्योंकि मृत्यु कहकर नहीं आती। दूसरों के लिए जिए पर खुद के लिए जीना कभी न छोड़ें। जीवन में कुछ न कुछ ऐसा अपने लिए जरूर लिखें या करें जो आपके जाने के बाद भी आपकी कहानी को उस तरह से बयां कर सके जैसे आप असल में थे। प्यारी कमला, तुम्हारे लिए तुम खुद। मैंने खत लिखकर पेपरवेट से दबाकर रखा ही था कि दूध वाला आ गया और उसका दूध देखकर मैं रोज की तरह उससे कहने लगी, कितना पानी मिलाता है मोहन। तेरे दूध की चाय बनाने जाओ तो पानी मिलाने की भी जरूरत न हो। बाहर मेरी उसकी बहस हो रही थी और अंदर मेरा लिखा खत पंखे की हवा में हिलता हुआ मुस्कुरा रहा था।